नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से मना किया। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी DPIIT ने पेटेंट संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने कृषि विज्ञान केंद्रों KVK की स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाई। नाबार्ड एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का मिश्रित कोष शुरू करने की योजना बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जापान में आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक में निशस्त्रीकरण का आग्रह किया। ILO की नई पॉलिसी ब्रीफ में घरेलू कामगारों को भी देखभाल संबंधी नीतियों में शामिल करने का आह्वान किया गया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से मना किया। आपको बता दें कि इन विधायकों ने सदन में उपस्थित रहने और सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए अपने दल के व्हिप का उल्लंघन किया था। इस आधार पर उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था। चलिए अब दल बदल विरोधी कानून के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह कानून संसद या राज्य विधान मंडलों के सदस्यों द्वारा दल बदल से संबंधित है। इसके तहत सदन के किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है यदि वह स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है या किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। इसके अलावा यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देश के विपरीत जाकर मतदान करता है या मतदान से अनुपस्थित रहता है। हालांकि यदि सदस्य ने पूर्व अनुमति ले ली है या ऐसे मतदान में शामिल होने या उससे अनुपस्थित रहने के 15 दिनों के भीतर दल ने उसे माफ कर दिया है तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। इसके साथ ही यदि एक निर्दलीय सदस्य चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है और अंत में यदि मनोनीत सदस्य मनोनयन के 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसे इस कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। दल बदल विरोधी कानून के अपवाद की बात करें तो एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि उस दल के कम से कम 2/3 निर्वाचित सदस्य विलय के पक्ष में हो। अब चलिए स्पीकर की भूमिका को समझ लेते हैं। सदन के सभापति या अध्यक्ष के पास दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित मामलों पर निर्णय लेने की शक्ति होती है। संबंधित मुद्दों की बात करें तो विलय से बड़े पैमाने पर दल बदल होता है। इसके अलावा अध्यक्ष को व्यापक अधिकार प्रदान किया गया है। इससे किसी सांसद या विधायक की स्वतंत्रता बाधित होती है। चलिए अब दल बदल के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि हो तो होलो होन बनाम जाचिल्हू और अन्य वाद। दल बदल से संबंधित मामलों का निर्णय करते समय अध्यक्ष एक अधिकरण के रूप में कार्य करता है। उसके निर्णय संबंधित हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा शक्ति के अधीन होते हैं। रवि S नाइक बनाम भारत संघ वाद। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी सदस्य द्वारा स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता का त्याग कर देना औपचारिक त्यागपत्र देने के समान नहीं है। दल को त्यागपत्र दिए बिना भी एक सदस्य सदस्यता त्याग सकता है। यह सब उसके आचरण पर निर्भर करता है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने पेटेंट संशोधन नियम 2024 अधिसूचित किए। ये नियम पेटेंट अधिनियम 1970 के अनुसार अधिसूचित किए गए हैं। इनके माध्यम से पेटेंट नियम 2003 में संशोधन किया गया है। इन नियमों का उद्देश्य पेटेंट लेने और उसे प्रबंधित करने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। इस कदम से विकसित भारत संकल्प का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलेगी। चलिए इन मुख्य नियमों पर एक नजर डालते हैं। नए सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप की शुरुआत की गई है। इसके द्वारा पेटेंट किए गए आविष्कार में आविष्कारकों के योगदान को चिन्हित किया जाएगा। नए नियमों के जरिए पेटेंट परीक्षण के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की समय सीमा घटा दी गई है। पहले ये सीमा 48 माह थी, अब ये घटाकर 31 माह कर दी गई है।
पेटेंट नवीनीकरण शुल्क 10% तक कम कर दिया गया है। हालांकि शुल्क में कमी का ये लाभ इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कम 4 वर्ष की अवधि के लिए अग्रिम भुगतान करने पर ही दिया जाएगा। पेटेंट के कार्य प्रचालन के विवरण जमा कराने की आवृत्ति कम कर दी गई है। पहले एक वित्त वर्ष में एक बार विवरण जमा कराने का प्रावधान था। नए नियमों के तहत प्रत्येक 3 वित्त वर्ष में एक बार विवरण जमा कराने का उपबंध किया गया है। नए नियम पेटेंट प्रोत्साहन से संबंधित अन्य पहलों का समर्थन करेंगे। इन पहलों में शामिल हैं राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR नीति 2016, जिसमें शामिल है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन NIPAM, पेटेंट सुविधा कार्यक्रम, समग्र शिक्षा और शैक्षणिक समुदाय के लिए IPRs में शिक्षा शास्त्र एवं अनुसंधान योजना SPRIHA जैसी पहलों के माध्यम से ज्ञान क्षमता व कौशल निर्माण का विस्तार करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बौद्धिक संपदा में उत्कृष्टता केंद्र एवं पेटेंट विश्लेषण प्रबंधन प्रणाली PAMS की स्थापना की है। पेटेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह संबंधित सरकारों द्वारा दिया जाने वाला एक कानूनी अधिकार होता है। पेटेंट एक निश्चित अवधि के लिए किसी उत्पाद को प्रदत्त अनन्य अधिकार होता है। यह अनन्य अधिकार पेटेंट धारक की पूर्व अनुमति के बिना पेटेंट किए गए आविष्कार के उत्पाद या प्रक्रिया के निर्माण, उपयोग, बिक्री और आयात पर रोक लगाता है। भारत में इसकी समयावधि 20 वर्ष है। पेटेंट के लिए मानदंड ये है कि उत्पाद नवीन होना चाहिए, ये एक आविष्कार होना चाहिए और औद्योगिक उत्पादन में सक्षम होना चाहिए। भारत ने पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी यानी PCT को स्वीकृति प्रदान कर दी है। भारतीय पेटेंट कार्यालय ने मार्च 2023 से मार्च 2024 की अवधि के बीच 1 लाख से अधिक पेटेंट प्रदान किए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर की ओर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने कृषि विज्ञान केंद्रों यानी KVK की स्थापना की स्वर्ण जयंती मनाई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत का पहला प्रायोगिक कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने स्थापित किया था। वर्तमान में भारत में 731 KVK का नेटवर्क मौजूद है। इनमें से प्रत्येक KVK 5000 से अधिक किसानों को सेवा प्रदान करता है। चलिए अब कृषि विज्ञान केंद्रों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसका उद्देश्य अनुसंधान संस्थान में किसी प्रौद्योगिकी के सृजन और स्थान विशिष्ट कृषि क्षेत्रों में उसके उपयोग के बीच मौजूद समय अंतराल को कम करना है। इनकी स्थापना शिक्षा आयोग और डॉक्टर मोहन सिंह मेहता की अध्यक्षता वाली एक समिति की सिफारिशों पर की गई थी। गौरतलब है कि KVKs राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और विस्तार प्रणाली यानी NARS का हिस्सा है। आपको बता दें कि NARS विविध फसलों के उत्पादन हेतु कृषि अनुसंधान गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। यह प्रणाली भारतीय कृषक समुदाय को लाभ प्रदान करती है। मुख्य गतिविधियों की बात करें तो इसमें ऑन फार्म टेस्टिंग करना शामिल है, ताकि अलग अलग कृषि प्रणालियों के तहत यह पहचान की जा सके कि किस स्थान विशेष हेतु कौन सी कृषि प्रौद्योगिकी बेहतर सिद्ध होगी। साथ ही इसमें किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करना आदि भी शामिल है। आइए अब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में जान लेते हैं। ICAR सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी है। यह एक स्वायत्त संगठन है। यह बागवानी, मत्स्य पालन और जंतु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान व शिक्षा के समन्वय, मार्गदर्शन एवं प्रबंधन के लिए शीर्ष निकाय है। इसका मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो इनसे खेत में ही फसल अवशेष प्रबंधन कार्यक्रम को लागू करने में मदद मिली है। इससे पंजाब, हरियाणा आदि राज्यों में कृषि अवशेषों को जलाने की घटनाओं में कमी आई है। इसके अलावा KVKs के अंतर्गत जिला कृषि मौसम विज्ञान इकाइयां कृषि मौसम संबंधी सलाहकार सेवाएं प्रदान कर रही है। KVKs को कॉमन सर्विस सेंटर कार्यक्रमों से जोड़ा गया है। इससे किसानों तक सरकारी सेवाओं की पहुंच में सहायता मिलेगी। अन्य उपलब्धियों की बात करें तो कृषि उपज का मूल्यवर्धन हुआ है। इसके साथ ही मशरूम की खेती, मधुमक्खी पालन आदि के माध्यम से कृषि का विविधीकरण संभव हो पाया है। नाबार्ड एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ रुपए का मिश्रित कोष शुरू करने की योजना बना रहा है।
ये कोष प्रौद्योगिकी संचालित कृषि संबंधी स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देगा। इसके अलावा इस कोष की मदद से परिचालन क्षमता बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करने वाले स्टार्टअप्स में निवेश भी किया जाएगा। दरअसल ये स्टार्टअप्स ग्रामीण इकोसिस्टम में नए फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज तैयार करने के लिए इक्विटी एवं ऋण साधनों तक सीमित पहुंच की समस्या का सामना कर रहे हैं। बैकवर्ड लिंकेज से तात्पर्य है कि किसी उत्पाद के निर्माण में किन अन्य सामग्रियों ने योगदान दिया है। वहीं फॉरवर्ड लिंकेज का अर्थ है उस उत्पाद से आगे कौन से अन्य उत्पाद निर्मित या उत्पादित किए जा सकते हैं। एग्रीटेक स्टार्टअप स्वयं या किसी कंपनी के एक भाग के रूप में कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में उत्पादकता, दक्षता और उत्पादन में वृद्धि करना होता है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। स्मार्ट कृषि को बढ़ावा देना, इसके लिए फसल की पैदावार, वर्षा के पैटर्न, कीटों के संक्रमण और मृदा में पोषक तत्वों की उपस्थिति की जानकारी प्रदान की जाती है। कृषि से जुड़ी सेवाओं की उपलब्धता, उदाहरण के लिए EM3 एग्री सर्विसेज किसानों को उपयोग आधारित भुगतान के आधार पर कृषि संबंधी सेवाएं और किराए पर मशीनरी उपलब्ध कराती हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स, कुछ स्टार्टअप्स मृदा और फसल के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खेत विशिष्ट व डेटा संचालित परीक्षण प्रणाली का विकास करते हैं। इससे कृषिगत उत्पादकता एवं किसानों की आय दोनों को बढ़ाया जा सकता है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों का उपयोग करना शामिल है। एग्रीटेक स्टार्टअप्स द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को समझते हैं। इनक्यूबेटर्स की क्षमता में कमी है, क्योंकि इनक्यूबेटर्स अभी सीखने की अवस्था के शुरुआती चरण में ही है। मौजूदा बिजनेस मॉडल बड़ी संख्या में हितधारकों की वास्तविक समस्याओं से जुड़ने में सक्षम नहीं है। सीड फंड का अभाव, मेंटरशिप की कमी आदि। आखिर में कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलों की बात करते हैं। डिजिटल कृषि मिशन DAM 2021, इसके तहत इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर IDEA किसान डेटाबेस तैयार करना, नई तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को वित्त प्रदान करने हेतु नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर जैसी पहलें शामिल हैं। नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम, इसे नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत शुरू किया गया है। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, RBI के निर्देशानुसार कृषि स्टार्टअप्स को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण श्रेणी के तहत बैंकों से ऋण प्रदान किया जा सकता है। निधि बीज सहायता कार्यक्रम, इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के तहत शुरू किया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जापान में आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक में निशस्त्रीकरण का आग्रह किया। आपको बता दें कि इस बैठक में महासचिव ने तत्काल निशस्त्रीकरण का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने परमाणु हथियार संपन्न देशों से कार्रवाई के 6 क्षेत्रों में नेतृत्व करने का आग्रह किया। ये क्षेत्र है पारदर्शिता और आकस्मिक उपयोग को रोकने के लिए मिलकर काम करने पर वार्ता करना, परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने की धमकी देने पर रोक लगाना, इसके साथ ही परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा परमाणु परीक्षण पर रोक लगाने की पुनः पुष्टि करना, परमाणु हथियार संपन्न देशों द्वारा अपनी निशस्त्रीकरण प्रतिबद्धताओं को पूरा करना, इसके अलावा एक साझा नो फर्स्ट यूज समझौता करना और अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस को न्यू स्टार्ट संधि के तहत परमाणु आयुध भंडार कम करने के लिए एक बार फिर से वार्ता शुरू करनी चाहिए। गौरतलब है कि न्यू स्टार्ट अमेरिका और रूस के बीच संपन्न एक समझौता है। इस समझौते के तहत सामरिक आक्रामक हथियारों की संख्या को सीमित किया गया है। यह समझौता 2011 में लागू हुआ था। इसके तहत अंतर महाद्वीपीय श्रेणी के परमाणु हथियारों पर सत्यापन योग्य सीमाएं आरोपित की गई हैं। चलिए अब परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए वैश्विक संधियों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963, इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना है। परमाणु हथियार अप्रसार संधि 1967, इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और प्रौद्योगिकी के प्रसार पर रोक लगाना है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि 1996,
इसका उद्देश्य सभी परमाणु परीक्षण विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाना है। आपको बता दें कि यह संधि अभी तक लागू नहीं हुई है। परमाणु हथियार निषेध संधि 2017, इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उन्हें अपने पास रखने और उपयोग पर प्रतिबंध लगाना है। गौरतलब है कि भारत ने इनमें से केवल आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि यानी पीटीबीटी पर हस्ताक्षर किए हैं और उसका अनुसमर्थन किया है। बढ़ते हैं आखिरी मुख्य खबर की तरफ। ILO की नई पॉलिसी ब्रीफ में घरेलू कामगारों को भी देखभाल संबंधी नीतियों में शामिल करने का आह्वान किया गया। देखभाल संबंधी नीतियां एक प्रकार की लोक नीतियां होती हैं। ये देखभाल प्रदान करने के लिए संसाधनों का आवंटन करती हैं और देखभाल संबंधी अधिकारों तक पहुंच प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए प्रारंभिक बचपन में देखभाल, दीर्घकालिक देखभाल सेवाएं आदि। घरेलू कामगार यानी डोमेस्टिक वर्कर वो व्यक्ति होता है जो नियोजन संबंध के तहत और व्यावसायिक आधार पर घरेलू काम में कार्यरत होता है। भारत में 4.75 मिलियन घरेलू कामगार हैं। इनमें से 3 मिलियन महिलाएं हैं। सबसे पहले समझते हैं घरेलू कामगारों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं के बारे में। श्रम अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा का अभाव है, क्योंकि प्रत्येक 10 में से 8 घरेलू कामगार अनौपचारिक रूप से नियोजित है। घरेलू कार्य उन 5 क्षेत्रकों में से एक है जहां वयस्क बलात् श्रम मौजूद है। इनके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी हैं, जैसे कि कम वेतन वाला काम, भेदभाव, यौन शोषण आदि। पॉलिसी ब्रीफ में की गई सिफारिशें कौन सी हैं? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। घरेलू कामगारों को भी देखभाल कर्मियों के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय देखभाल संबंधी नीतियों और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में शामिल किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO के कन्वेंशन 189 अर्थात घरेलू कामगार कन्वेंशन 2011 की अभिपुष्टि करनी चाहिए। ये कन्वेंशन घरेलू कामगारों के अधिकारों की रक्षा पर केंद्रित है। भारत ने अभी तक इसकी अभिपुष्टि नहीं की है। कौशल की पहचान और कौशल प्रशिक्षण संबंधी पहलें शुरू की जानी चाहिए। इससे घरेलू कामगारों के कार्य का औपचारिक मूल्यांकन सुनिश्चित होगा। घरेलू कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता भी बढ़ानी चाहिए। खबर के आखिर में घरेलू कामगारों के संबंध में भारत द्वारा किए गए उपायों पर भी एक नजर डालते हैं। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण, निषेध और रोकथाम अधिनियम 2013। यह महिला घरेलू कामगारों को यौन शोषण से बचाता है। वेतन संहिता 2019, इसमें घरेलू कामगारों के रूप में नियोजित कामगारों के लिए प्रावधान किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, यह संहिता घरेलू कामगारों सहित सभी असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं पोट्टी श्री रामुलु। हाल ही में देश में पोट्टी श्री रामुलु की जयंती मनाई गई। वे एक उत्साही गांधीवादी, प्रख्यात समाज सुधारक और एक्टिविस्ट थे। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनों जैसे नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन आदि में भाग लिया था। उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के समर्थन में 1946 से 1948 के दौरान 3 बार अनशन किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी से एक अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर 58 दिन तक अनशन करने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा उनके इस सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें अमर जीवी के रूप में याद किया जाता है। हम पोट्टी श्री रामुलु जी से नैतिक नेतृत्व, साहस आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। टाइगर ट्रायम्फ 24 भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता एवं आपदा राहत यानी HADR अभ्यास है। स्पेस बॉन्ड असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर क्रू इंटरैक्शन सखी ऐप विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स की मदद के लिए विकसित किया है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के थुम्बा में स्थित है। गगनयान परियोजना का उद्देश्य मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इस मिशन के तहत 3 सदस्यों के चालक दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में भेजा जाएगा। इस मिशन की अवधि 3 दिन की होगी। तंबाकू बोर्ड ने 2024-2025 की अवधि के लिए कर्नाटक के 100 मिलियन किलोग्राम तंबाकू के उत्पादन लक्ष्य को मंजूरी दी। हाल ही में पेटीएम ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI से थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर फ्रैप का लाइसेंस प्राप्त किया है।
एक स्विस संगठन IQAir ने वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 जारी की है। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस उद्यान में IISER तिरुपति द्वारा किए गए एक पक्षी सर्वेक्षण में 200 से अधिक पक्षी प्रजातियां पाई गई हैं। एलॉन मस्क ने केटामीन के उपयोग का पक्ष लिया है। केटामीन एक डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक है। इसके सेवन से मतिभ्रम प्रभाव उत्पन्न होता है। यूरोपीय वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक में 16,000 से अधिक केमिकल्स की पहचान की गई है। ये केमिकल्स खाद्य पैकेजिंग से लेकर खिलौनों और चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्लास्टिक में पाए गए हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने करीब 13,000 प्लास्टिक केमिकल्स की पहचान की थी। इन केमिकल्स में से 1/4 से अधिक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक माने जाते हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।